बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पीडीएम कहती है कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करेगी और एहतजाज करेगी कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों इतनी देर से इतना वक्त हो चुका है और अभी तक ये फैसला नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज हुकूमत की जानिब से भी भरपूर इकदाम किया गया है। रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब आज इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त लेकर गए और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो कि 2016 में आया था उसमें अगर उस फैसले को डिटेल से देखा जाए तो उसमें यह कहा गया था कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासी जमातें जो कि इलेक्शन कमीशन से अपना निशान लेती हैं, उनको अपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल करवाना होगी। और यह सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मामला है। लिहाजा वो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से ये कहते हैं कि वो भी आए, 18 तारीख को उनकी सुनवाई होनी है केस की, वो खुद आए और जवाब दें। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पीडीएम ने यह फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जा रही है। इसके साथ साथ वो सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। वो अपोजिशन की जमातें जो ज़िमनी इंतखाब कर रही हैं उसमें हिस्सा ले रही हैं, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, वो क्यों कर हुकूमत को नहीं मान रही, यानी उस निज़ाम को कि जिसका वो खुद हिस्सा हैं और इन इंतखाबात में शामिल होके वो खुद ही इसका हिस्सा बनेंगे, वो क्यों कर उस निज़ाम को नहीं मानने। लिहाजा ऐसा लगता है कि पीडीएम के अंदर खुद भी एक कंफ्यूजन मौजूद है। मामलात किस तरफ जाएंगे ये एक अहम तरीन सवाल है, और क्या इस तरह से दबाव डाल के फैसले लिए जाना ये कोई जमहूरियत की खिदमत होगी, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। आज तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब ने दरखास्त जमा की इलेक्शन कमीशन में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो असासों की जांच पड़ताल है वो भी रोजाना की बुनियाद पर की जाए। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या गुफ्तगू की, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन में 2017 से मैंने एक पिटीशन दायर की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल के हवाले से, जिसके ऊपर हमारे ऑनरेबल कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। उस स्क्रूटनी कमेटी के दर्जनों अजलास जो हैं वो पिछले 4 साल के अंदर जो है वो हो चुके हैं, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी जो है वो किसी नतीजा के ऊपर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 24 सितंबर 2020 को अपना एक रिटन ऑर्डर जारी करता है स्क्रूटनी कमेटी को, जिसमें वो बड़ा वादे करता है। मैंने उसका अपने इस खत के अंदर हवाला दिया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नवाज स्क्रूटनी कमेटी का मांगा गया रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी जो है वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पा रही। और स्क्रूटनी कमेटी को 24 सितंबर को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया था कि आपने अपनी फाइंडिंग्स कंक्लूड करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाना है। वो 5 नवंबर की डेडलाइन थी, वो भी गुजर गई। आज जो है वो 15 जनवरी हो गई है, लेकिन फैसला इसके ऊपर नहीं आया, जिसकी वजह से आज हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये खत दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो। ये थे कौमी असम्बली के रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारूक हबीब। क्या दबाव डालकर फैसले लेना जमहूरियत की खिदमत है, और क्या
तमाम सियासी जमातों को अपने आप को एहतसाब के लिए नहीं पेश करना चाहिए? ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर में थे और लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निज़ाम इंसाफ के लिए एहतसाब बहुत ज़रूरी है। खुसूसन गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने जो बात की और फिर पुलिस के हवाले से जो उन्होंने बात की कि पुलिस में साबिका हुकूमतों के वक्तों में सियासी बुनियादों पर भर्तियां की गई हैं, जिससे अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या अपोजिशन की ये तहरीक किस सिमत में जा रही है और जो अपोजिशन की कंफ्यूजन है वो अब वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़। काकड़ साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं गुफ्तगू में। और सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पीजे मीर। पीजे मीर साहब, आपको भी अपनी इस गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा, ये जो इस वक्त अपोजिशन जो कुछ कर रही है, हुकूमत ने तो अब हर फोरम पे इनको जवाब दिया है, लेकिन क्या इस तरह से दबाव डाल के फैसले लेना, सवाल यही है कि क्या ये जमहूरियत की खिदमत है? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनकर और आपका वही लहजे में हशाशियत बशाशियत देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्की की राहों पर गामज़द रखे। शुक्रिया। देखिए, आपका जो सवाल है वो बड़ा बुनियादी सवाल है। उसमें ये कहना कि ये क्या दबाव डालकर ही सारे फैसले लेना है, यही तो इनका काम है, वो यही तो करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जी और आप देखिएगा खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कि आप पब्लिक कर दें। आप फॉरेन फंडिंग केस के मामले को छोड़िए, आप रिपोर्ट पब्लिक कर दें। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये वजीर आजम का स्टेटमेंट आने वाला है, आज नहीं तो कल किसी भी वक्त आ जाएगा कि आप पब्लिक कर दें, बता दें किसने कहाँ से पैसा लिया है, क्या पैसा लिया है, कौन सा पैसा लिया है। फिर तो ये भी पता चलना चाहिए कि आप ये जो इतने बड़े बड़े मुजाहरे और ये धरने और ये जो जलसे हो रहे हैं, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है ये पैसा, कहाँ से आ रहा है ये पैसा। अलाउद्दीन के जुमले तो मैं याद है, कहाँ से आए थे ये झुमके, किसने दिए थे झुमके, मगर कहाँ से आया है ये पैसा, कौन दे रहा है ये पैसा, कौन करा रहा है ये धरने, कौन करा रहा है ये इज्तिमा। ये जमीयत उलमाए हिंद से तो कोई ताल्लुक नहीं आ रहा, कहीं अजीत कुमार दोवल तो इसमें शामिल नहीं है, कहीं इसमें कोई और कुव्वतें तो शामिल नहीं है, जरा ये भी तो पता चले। हम तो कह रहे हैं कि पब्लिक कर दें सारी रिपोर्ट, आ जाए सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये दबाव डालकर जबरदस्ती अपनी मर्जी के फैसले लेना, आपके जुमला सुनकर मुझे वो मैदान कारजार याद आ गया जो एहतिसाब अदालत के बाहर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनको किसी कॉलेज में मेरिट पे एडमिशन ही नहीं मिला, वहां पर उन्होंने जो हंगामा किया और पत्थर से बुलेट प्रूफ शीशा तोड़वा दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि उस पूरे मैदान कारजार में इतना शोर हुआ, इतना हंगामा हुआ कि एहतिसाब अदालत ने उनको कहा वापस जाए भाई, हमें आपसे सवाल ही नहीं करते। तो ये अभी भी यही चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के बाद इतना शोर करें, इतना हंगामा करें कि फैसले हमारी मर्जी के आए और वो हमसे कहे भाई आप वापस जाए, हम आपसे बाद में बैठकर बात कर लेंगे। अनवारुल हक साहब, ये किसकी जिम्मेदारी थी जब हम निज़ाम इंसाफ की बात करते हैं कि हम निज़ाम इंसाफ पे सवालात उठाते हैं और निज़ाम पे सवालात उठाते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये जो आज अपोजिशन कह रही है, यही अपोजिशन जमातें थी जो अपने अपने वक्तों में इस मुल्क पर हुकूमत करती रही हैं। जी, यही सवाल हम पीजे मीर साहब की तरफ लेके चलते हैं। हम राब्ता करते हैं दोबारा अनवारुल हक काकड़ साहब से, वो इस वक्त क्वेटा में हैं। पीजे मीर साहब, सवाल तो यहाँ पे उठेगा ना कि जब इस तरह के सवालात उठाए जाएंगे अपोजिशन की जानिब से, तो मामला फिर तो हम पीछे ही मुड़ के देखेंगे, जाहिर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बात ये है कि हम, आपको पता है कि यहाँ जल्जला होता है, अर्थक्वेक या कोई भी डिजास्टर होता है, उसके बाद हम उसमें बात और तबसरे करने शुरू कर देते हैं। हम जो भी आपकी जो मोडिस ऑपरेंडी है, हम उससे पहले लाइंस को क्यों नहीं फॉलो करते? आप देखें ना, नंबर 1 अभी बड़ी अच्छी बात की है कि भाई ये कहां से आया पैसा, ये किधर से आया, ये क्या हुआ, क्यों आया। तो क्वेश्चन है, आप पहले डिक्लेरेशन क्यों नहीं कर देते हैं कि रादर आप एक डिबेट उस पर शुरू करा देते हैं। यही हमारा अलमिया है जावेद के पाकिस्तान के अंदर हम हाइंडसाइट पे सोचते हैं,
फॉरवर्ड थिंकिंग कोई नहीं है, और बिकॉज ऑफ नॉट फॉरवर्ड थिंकिंग ये एक अननेसेसरी एक डिबेट खड़ी हो जाती है। हालांकि अगर आप में डिसऑनेस्टी है तो फिर ये डिबेट होगी, अगर आप में ऑनेस्टी है ये डिबेट नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास एक ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने चेंज करना है। और जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, लाहौर में आए हुए हैं, उन्होंने बात की है, अच्छी बात है। देखो बात सुनो, अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाते रहेंगे। आई थिंक इट इज टाइम कि हम एडॉकिज्म से निकल जाए जावेद, और हम एक प्रैक्टिकलिटी रूट पे चले। हम प्रैक्टिकलिटी रूट पे नहीं है, हम इमोशनल रूट पे हैं। इमोशंस डोंट वर्क नो मोर। प्रैक्टिकल आपकी जब तक आपके प्रैक्टिकल स्टेप नहीं होंगे आप आगे नहीं जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट बदनाम होता है बाहर दुनिया के अंदर। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप एक लॉजिकल स्टेप नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब, इन रिफॉर्म्स के अंदर, या फिर हम जब इस्लाहात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि, और 12 वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि रुकावटें हैं। ये रुकावटें क्या हैं? क्या ये वही स्टेटस को की कुव्वतें हैं? जी यकीनन जावेद भाई, और ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस तरफ में आता हूँ, पीजे मीर साहब बहुत सीनियर है हम सबके, और बहुत बड़ी बालिगुल नदी से बात करते हैं। देखिए एक होता है अमली राह होती है और एक जज्बाती राह होती है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ऑनेस्टी होगी तो फिर डिबेट नहीं होगी, फिर तो हर चीज सामने है, फिर काहे की डिबेट होगी। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो फिर मुबाहिसा होगा, फिर सवाल जवाब उठेंगे। और जो आप स्टेटस को की बात कर रहे हैं बिल्कुल है, ये जो रुकावटें हैं, कहीं नौकरशाही की रुकावटें हैं, कहीं पर स्टेटस को है, कहीं पर आप ये देखिए ना कि आज वजीर आजम ने ये तय कर लिया कि गन्ने का हारी को 200 रुपए का गन्ना, उसको 200 यानी 200 कीमत मुकर्रर कर दिए। अब उसमें कुछ मिठास वाले लोग जो हैं, जिनके अंदर ज्यादा मिठास है, वो मिठास वाले लोग चाहते हैं कि नहीं, गन्ने की कीमत 200 की बजाय उससे ज्यादा बढ़ाई जाए, कम की जाए, और हारी को उसका फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। अब भारत में हारी को फायदा नहीं पहुंच रहा, पाकिस्तान में हारी को फायदा पहुंच रहा है। तो कुछ तल्ख फैसले जरा मिठास से ही बाहर आते हैं, कुछ मीठे फैसले तल्खी से बाहर आते हैं। कोई भी आप शहद की मक्खी होगी, वो किसी कड़वे फूल का रस जब चूसेगी तब कहीं जाकर मीठापन उसके अंदर पैदा होगा। तो इमरान खान ने अगर आज ये फैसला कर लिया है कि किसान को उसकी कीमत दी जाएगी, और उसमें मीठे लोग जो मौजूद हैं, जो शुगर माफिया जिसको कहा जाता है, वो अगर उभार रही है सर अपना, उसके सर को दबाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है कि फैसले तो दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन रुकावटें मौजूद हैं। उन रुकावटों को दूर करना है। उन रुकावटों को आप कैसे दूर करेंगे? अगर आपके चारों तरफ हंगामे खड़े कर दिए जाए, ये वजीर आजम सेलेक्टेड है, फला सेलेक्टेड है, हुकूमत हटाओ, नाजायज हुकूमत है। अरे भाई, अगर नाजायज असेंबली है तो मौलाना साहब नाजायज असेंबली से अपने जायज बेटे को तो निकाले। बेटा तो जायज है ना, बेटा तो 100% जायज है, तो उस बेटे को तो निकाले जायज नाजायज असेंबली से। बेटा भी नाजायज असेंबली में बैठा हुआ है, अब सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये असेंबली नाजायज है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। अब इनके दिमाग में क्या है, इनके जहनों में मौजूद क्या है। वो इलेक्शन चाहते हैं, इस्तीफे चाहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात चाहते हैं, दोबारा सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, और फिर दोबारा ही इन इलेक्शन के अंदर दोबारा क्या करना चाहते हैं पता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान, अब आप देखिए ना, इससे अंदाज लगा लीजिए कि कल तक तो इमरान खान यहूदी एजेंट थे, यहूदियों के तर्जुमान थे। अच्छा, आज इसराइल को तस्लीम करने की बात कौन करता है? वो करता है जो 2 साल दो मुद्दतों इस्लामी नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन रहा, जो मौलाना फजल रहमान साहब का दायां बाजू रहा, जिनका नाम है, बहुत काबिल आदमी है, मौलाना अख्तर शिरानी का। वो फरमाते कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो भाई यहूदी एजेंट तो हम थे, हमें ये बात कहनी चाहिए थी, आपने कहां से कह दी ये बात? ये आपके जबान पर कैसे आ गई? इसका मतलब ये कि मफादात अपनी जगह पर है, हर शख्स बावकार है, हर शख्स बाउसूल है, अपने ज़मीर तक, अपने मफाद तक। अनवार साहब, जब फैसले हक में आते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि ये इंसाफ हुआ है, लेकिन जब फैसले मुखालिफत में आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब निजाम पे भी सवालात उठते हैं, फिर जब एहतिसाब की बात आती है तो फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आज हुकूमत की तरफ से फरूख हबीब गए, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जिस तरह हमारी फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी ये होना चाहिए। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ऑपोजिशन के अंदर? जावेद साहब, देखिए, मैं आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन के सामने ये अर्ज करना चाहूंगा
کہ پی ٹی آئی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح ویسٹرن لبرل ڈیموکریسیز میں فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ ہے، ڈنرز کرنے کے بعد وہاں پہ پرائیویٹ انڈیویجولز آتے ہیں، فلانتھراپسٹ آتے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل چوائسز اور پریفرنسز کے مطابق پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ڈکلیئر ہوتا ہے اور اس ڈکلیریشن کے تحت ایک کلین فائنینشیل ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ جو دوسری جماعتیں جو پی ڈی ایم سے وابستہ ہے، اصل میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی جمہوریت اس طرف جرنی کرے گی جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے کوشچن ہوں گے، جہاں پہ انسٹیٹیوشنل بہیویئر کے کوشچن ہوں گے اور ڈیموکریٹک نارمس کے تحت لوگ کوشچن فیس کریں گے۔ اب انہوں نے کچھ مستعار لیے ہوئے استعارے جو جمہوریت میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی آزادی رائے، یعنی رائٹ ٹو ایجیٹیٹ۔ ریسنٹلی جو کچھ کیپٹل ہل میں ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی ویسٹرن ہیمسفیئر سے ہمیں ایک سبق یا لیسن مل رہا ہے کہ ہر ایجیٹیشن جمہوریت کی اسٹرینتھ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بعض ایجیٹیشن اس زمرے میں آتی ہیں جو جمہوریت کی روح کے لیے قاتل ثابت ہوتی ہیں، اور این پی ڈی ایم کی جو یہ موومنٹ اور ان کی جو ایجیٹیشن کی اسپرٹ ہے وہ ڈیموکریسی کو مرڈر کرنا چاہتی ہے۔ دس موومنٹ از ٹو مرڈر دا ڈیموکریسی۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ مرڈر دا ڈیموکریسی، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پرنسپل آف ڈیموکریسی، دنیا میں اس وقت اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے۔ جتنی بھی لبرل ڈیموکریسیز ہیں وہ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کے بغیر ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی بھی نظام، ہم عوام سے ٹیکس کلیکشن کا حق ریاست کا ہوتا ہے اور پھر اس کلیکشن کی ڈسپنسیشن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اگر فائنینشیل مس مینجمنٹ ہوتی ہے، پیسہ چوری کیا جاتا ہے، کیا اس کا سوال جو اس ریاست نے اپنے ادارے تشکیل دیے ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس کا جواب دیتے ہیں اثبت میں اگر وہ ان کے مخالفین سے ہو، اور یہ اس کا جواب دیتے ہیں سوال کا نفی میں جب یہ سوال ان سے ہو رہا ہو۔ یہ پاسبل نہیں تھا۔ آج اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کو یہ اشور کرا دے کہ جی جو پچھلا لوٹا ہوا مال ہے اس پہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 2018 کے الیکشن کو تو چھوڑیں، وہ کہیں گے جناب 2023 کا الیکشن بھی ان کو ملے اور 2028 کا بھی ملے، ہمیں اپنا مال انجوائے کرنے دیں۔ اصل رکاوٹ اس کی انجوائمنٹ میں آ رہی ہے، اصل رکاوٹ اس حساب میں آ رہا ہے کہ جو حق حکمرانی جس کو شاہانہ انداز میں ان 2-3 سیاسی جماعتوں نے اس ملک میں ڈومینیٹ کیا ہوا تھا، اس کو فور دا فرسٹ ٹائم چیلنج آ رہا ہے۔ جی، اور پی جے امیر صاحب، پھر اسی لیے بار بار حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن ہم سے این آر او مانگتی ہے۔ بہتر یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں اور احتساب اپنا ہونے دیں اور یہ فیصلے عدالتوں پہ چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں اور بار بار یہ کہیں کہ اداروں کو حکومت دباؤ میں لانا چاہ رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان اور حکومت یہ بارہا کہہ چکی ہے کہ ہم احتساب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اداروں میں مداخلت نہیں کر رہے۔ جاوید، اس کے 2 سوال ہے۔ پہلے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی، بڑی ایک اہم بات انہوں نے کی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کینسر کیا ہے؟ یہ جو شوگر مافیا کی ہم بات کرتے ہیں، I'll come to your question سر۔ جی جی، یہ رولرز پہ آ جاتے ہیں، شوگر ملک کے پاس کھڑے رہتے ہیں، یہ جنہوں نے گنا اگایا ہوتا ہے، اور گنا جب سوکھ رہا ہوتا ہے یہ اس کو پوڑیوں کے باہر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کٹوتی کے پیسے نہیں ملتے۔ اچھا، جب ان کو یہ پیسے دیتے ہیں یہ اس مرحلے پہ دیتے ہیں کہ یہ آگے نہ گندم اگا سکے نہ کاٹن اگا سکے اور مجبوری سے دوبارہ گنا اگاتے ہیں۔ یہ ہے مافیا، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو ہم نے کٹیل کرنا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے بالکل ان کا حق ہے اور پورا دینا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، اب یہ جو بات آئی ہے، اگر آپ چلے جائیں ساؤتھ افریقہ، نیلسن منڈیلا 24 سال اندر رابنز آئلینڈ پہ رہ کے اس نے ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ریکنسلیشن کی بات کی تھی، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن۔ یہاں ٹروتھ آپ کو ملے گا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پرانے، مجھے ابھی تک یاد ہے پرسنلی جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ یار یہ تو پیسے لے کے نہیں آ رہے، حکومت کے پیسے جا رہے ہیں یہاں سے۔ $20 ملین پتہ نہیں کتنا $1 ملین چلا گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہی پوری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کے جو انویسٹیگیٹر جا رہے تھے 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ رہ رہے تھے،
5 स्टार होटल में रह के तो उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? तो बेसिकली हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो ठीक नहीं है. हमें यहाँ या तो जिस तरह ये बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, यहाँ बैठाएं सबको, बताओ जी कि क्या क्या पैसा है और इतने परसेंटेज आप दे दो, फिर तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे. लेकिन यहाँ ट्रूथ नहीं आएगा कभी भी. क्यों ट्रूथ आया सारी उम्र आप माइक्रोस्कोपिक एक विजन के अंदर आ जाते हैं. तो यहाँ ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है. पैसा अभी तक इतना नहीं आया जितना बाहर बैठा हुआ है. मुझे अभी तक पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का अपना पैसा, अपना नंबर्ड अकाउंट में वो उधर गुमा बैठा है. हालांकि वो हलाल का पैसा है, हराम का नहीं है वो. क्योंकि बेनजीर खुद बेचारी ढूंढती रही है कि मुझे उसका उनकी कॉम्बिनेशन नंबर अभी तक मेरे डैडी के भी नहीं मिले. एंड शी वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, वो पैसा वहां गया. यहाँ तो लोगों को आपको पता है कहाँ लगाया हुआ है, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में है और कई जगह केमन आइलैंड्स में आपने ऑप्शन खोला हुआ है. अब द क्वेश्चन इज निकालेगा कौन? आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है इन्वेस्टिगेशन की जो कि वाइट कॉलर क्राइम पे आती है. इसीलिए आप ये ब्रॉडशीट को लेके आते हैं और इन दी एंड ब्रॉडशीट आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है. आई थिंक इट इज टाइम कि हम अपने लोगों को भी ट्रेन करें, नैब के अंदर करो, जहां मर्जी करो, ताकि दे आर क्वालिफाइड इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ टू इन्वेस्टिगेट दीस सॉर्ट ऑफ क्राइम्स. ये जब तक आप इस तरह इसमें नहीं चलोगे, ये जो बहस है ऑन द अपर स्ट्राटा, ये जावेद ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है. वी हैव गॉट टू हिट द कैंसर फ्रॉम द रूट. डॉक्टर साहब, अब ये पीजे मीर साहब जैसे फरमा रहे थे कि अगर आप एक शुगर वाले मामले को ही लेके चलें, आप चीनी वाले मामले को ही लेके चलें, ये इतना बड़ा माफिया है कि अभी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से कैंपेन भी चला रहे हैं वो शुगर केन कमिश्नर के खिलाफ. लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम ने कहा है कि वो अपने फैसले पर कायम है. यानी रुकावटें इतनी हैं कि अगर आप एक इशू को भी हाथ लगाएं तो उसके सामने इतने बड़े बड़े माफियाज खड़े हो जाते हैं कि आपको वो हर वक्त और हर लम्हे आपके सामने वो रुकावट बन जाते हैं. देखिए, इसमें जो असल जो बुनियाद है वो बुनियाद ये कि आप किस पोजीशन पर खड़े हुए हैं. यानी आप माफिया के सामने सरनिगू हो जाते हैं, आप सर झुका देते हैं, आप वो हैं या आप वो हैं जो माफिया से लड़ना चाहते हैं. मुझे इमरान खान पर इसलिए नाज है कि इमरान खान ने कभी भी अपना सर झुकाया नहीं. उसने कहा मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है, चाहे वो मेरे अपनी सफ़ों में लोग क्यों ना मौजूद हों, चाहे वो मेरे अपने करीबी लोग क्यों ना हों जिनके साथ मैं उठा बैठा हूं, मैं उनके साथ भी लड़ूंगा, मैं आवाम के हक के लिए लड़ूंगा. तो ये जैसे पीजे मीर भाई बता रहे थे, और वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि ये इस वक्त तो बहुत छोटी सी बात लग रही है कि किसानों के हक के लिए खड़ा हो जाना, एक ऐसे तबके के लिए खड़ा हो जाना. क्योंकि मैं मवाजना करना चाह रहा हूं, मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं कि मैं भारत में किसानों की हालत देख रहा हूं और मैं पाकिस्तान में किसानों की हालत देख रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि भारत में किसानों को जिंदा उनसे रहने का हक छीना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में किसानों को उनका हक देने की कोशिश की जा रही है. तो अगर इस बुनियाद को सामने रखा जाए तो आपको रुकावटें तो आएंगी. ये कोई आज की तो है नहीं, ये तो बरसों पुरानी रुकावटें हैं. ये वो रुकावटें जो कमीशन माफिया है, जो गन्ने से कमीशन लेगा, जो किसान से कमीशन लेगा, जो बाजार पहुंचते पहुंचते गंडेरी को इतना महंगा बना देगा कि वो 1 दर्जन गंडेरी भी आपको गरीब लेता हुआ उसकी जान निकल जाएगी, वो कैसे ले. तो ये पूरा कमीशन 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 दर कमीशन एक बहुत बड़ा माफिया है और इस माफिया से इमरान खान लड़ रहा है. तो हमें इस मौके पर रुकावटें खड़ी करने के बजाय या ऐसा कुछ करने के बजाय कि जहां पर आप हुकूमत को इस बुनियाद पर न चलने दें कि जी हम तो इसे सेलेक्टेड कहते हैं. ओ भाई, आप कहते होंगे सेलेक्टेड, आप कहते होंगे सेलेक्टेड, हम तो इलेक्टेड है, हम तो इलेक्टेड है, हमें तो आवाम ने मुंतखब किया. आपकी निगाहों में होगी सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड भी जो है तो कोई बुरी बात नहीं है. सिलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि जो इलेक्ट होता है उसी को सेलेक्ट किया जाता है, जो इलेक्ट होने के बाद ही सेलेक्ट होता है. क्योंकि वजीर आजम सेलेक्ट ही होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही सेलेक्ट करते हैं वजीर आजम को. तो वो इलेक्ट भी होता है, वो सेलेक्ट भी होता है. सेलेक्ट कहते हैं पसंदीदा को, इलेक्ट कहते हैं मुंतखब को. जो मुंतखब किया जाता है वो पसंदीदा ही होता है जिसको मुंतखब करते हैं. अगर पसंद नहीं होगा तो मुंतखब कैसे करेंगे? तो भाई हम पसंद हैं तो मुंतखब किए गए. तो इस तरह की बातें करके हम दरअकीकत उन बुनियादों पर को खराब करने की कोशिश करते हैं कि जिन बुनियादों को अभी उठाया जा रहा है एक नए पाकिस्तान के लिए, एक नई उम्मीद के लिए, एक नई जुबा के लिए, तो हम उनको खराब करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा होगा नहीं जावेद भाई, ये यकीन
इस वक्त ये बातें की जा रही हैं, होंगी, लेकिन पीएम जैसे दानिश्वर है, काकर साहब बात कर रहे हैं, आप जैसे एंकर हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं कि जो खामोश तबका बैठा हुआ है, वो तबका ऐसा है कि जो चाहता है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ की हुक्मरानी हो और लोगों को उनका हक दिया जाए, हक और इंसाफ के साथ। ठीक है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना है कि अवाम चाहते हैं कि लोगों को उनका हक दिया जाए और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। एक ब्रेक का वक्त वो चाहता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अगर कभी गैस लीकेज हो तो कभी भी बिजली का स्विच ऑन ऑफ नहीं करते और माचिस बिल्कुल नहीं जलानी। इसके बाद खिड़कियां और दरवाजे खोल देना और बाहर खुली हवा में आ जाना। बाहर आते ही मेन वॉल बंद कर देना और SNGPL की हेल्पलाइन 1199 पर कॉल करनी। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। प्रोग्राम नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस उसके सामने पेश हैं। महंगाई का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नेंस का भी है, इसी पर अब मजीद बात करेंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब, आप फरमाइएगा कि जाहिर है हुकूमत पुरअज़्म तो नजर आती है, लेकिन आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपके ख्याल में कौन से अहम चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं? देखें, हुकूमत को जो 70 साल से मिस गवर्नेंस है इस रियासत की एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको ये चैलेंज है सबसे बड़ा। ये रियासत इंस्टीट्यूशनली क्रम्बल कर रही है। अब उसको सहारा देने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अ सडन हम सुबह उठेंगे और यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि बहुत, जिसमें हो सकता है पीटीआई की भी नैरेटिव का इशू हो, वो उनकी कमियां हो कि ये न 90 दिन में ठीक हो सकता है न 9 साल में ठीक हो सकता है। इसके लिए एक प्लान्ड कॉन्शियस एफर्ट एटलीस्ट फॉर 2 डेकेड्स चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में आपने लाना है, इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और चेंजेस करनी है, रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए आपको वक्त दरकार है। जहां पे लोगों को कातिलों को पुलिस में भर्ती किया गया, चाहे वो सिंध की पुलिस है चाहे वो पंजाब की पुलिस है, उनसे ये जाती कत्ल का काम लेते रहे हैं। तो थग्स आर इन यूनिफॉर्म। देखिए, आप उसामा का जो वाकया इस्लामाबाद में हुआ है, क्या आप सोच सकते हैं कि एक डिसिप्लिन फोर्स में, ट्रेन्ड फोर्स में वो उठे और किसी का इस तरीके से अनआर्म्ड बच्चे का बेदर्दी से कत्ल कर दे? ये वही इन्वेस्टमेंट है जो पर्टिकुलरली पोस्ट 1985 से इस मुल्क में इन इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने की है और वो क्रम्बल हो रही है। अब ये जो चैलेंज है, इसके सोल्यूशन की तरफ बात करनी चाहिए कि कैसे होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सबसे बड़े पाकिस्तान के अवाम हैं और फिर पाकिस्तान के रियासती इदारे आते हैं, ये अवाम और रियासती इदारे जो हैं, ये ठंडे दिल से सोचे कि क्या इन्होंने जो गेर 2 साल 2.5 साल में हुई है इसको रिवर्स करना है, और उन्हीं जिन्होंने लाइसेंस टू लूट इस सोसाइटी में अपने आप को खुद दे रखा है, उस तरफ जाना है। मैं खुल के कहता हूं, अगर उस रिवर्सल की तरफ जाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस रियासत का। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। हर शख्स अपने जमीर को हाजिर और नाजर जान के इसका अंदाजा जरूर लगा सकता है। पीजे साहब, क्या इमरान खान इन तमाम मसाइल का
हल के तौर पे जवाब है। मेरा सादा सा उसमें असबत में मैं कहूंगा कि बिल्कुल उसका जवाब है। मैं किसी कल्ट पॉलिटिक्स की तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच की तरफ नहीं लेके जा रहा हूं। इश्यू ये है कि आपको एक आदमी अवेलेबल हो गया है 70 सालों में जिसके पास करिश्मा है और करिश्मा के साथ उसके पास गुड इंटेंशन है, वो नेक नीयत है। अब तीसरी हिस्सा जो एग्जीक्यूशन में आ जाता है, वो जब ऐसा बंदा आपको मिल जाए जो मास मोबिलाइजेशन कर सकता है, करिश्मेटिक हो, वेल इंटेंडेड हो, जो एक्सपर्टीज जिन लोगों की है ये इनके साथ कनेक्ट हो जाए, तो जो डिलीवरी का पोर्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके समरात भी आने शुरू हो जाएंगे और साथ में लोगों को एग्जिबिशन भी होगी कि वो जो ने इंटेंशंस की बात की जाती थी, वैल्यूज की बात की जाती थी, रियासत मदीना का तस्करा किया जाता था। रियासत मदीना क्या है? वो उन सुनहरी असूलों का नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुफका को, अपने साथ चलने वालों को, अपने पैरोकारों को वो इंस्पिरेशन जो दी, उन्होंने अरब जो एक डार्कन सोसाइटी थी, जो डूबी हुई थी तारीकी में, उस एनलाइटनमेंट की तरफ गई। वो उन्होंने एक जर्नी ली और उस जर्नी में एक शख्स उठता है और हाकिम वक्त से सवाल करता है कि आपने जो ये जुब्बा या कुर्ता पहना हुआ है, इसकी सोर्स क्या है, कहां से लेकर आए हैं? अच्छा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखें और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखें कि उन्होंने ये नहीं फरमाया कि अपनी तकलीफ हो गई, तुम्हें जरूरत कैसे दी कि तुम अपने फारूक जो 22 लाख पाबंदी की हुकूमत कर रहा है उससे सवाल करो, और उसकी बजाय और सवाल डर देते कि अच्छा तुम पहले अपना बताओ, अपने गाँव वालों को बताओ। नहीं अमीर साहब, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने बताया कि ये कुर्ता कहां से मैंने लिया। ये वो प्रिंसिपल्स जो सेट होने हैं इस माशरे में। पीजे अमीर साहब, अवाम और रियासती इदारों के दरमियान एक मजबूत ताउन ही मजमूई तौर पर इस रियासत को आगे ले जाने का मुतहम्मिल हो सकता है और इदारे भी इससे मजबूत होते हैं। अवाम क्या है? वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हुकूमत उसमें पहल कर रही हो तो अपोजिशन को उसमें फिर क्या किरदार अदा करना होगा? वो भी तो अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन अगर वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे तो गोया वो एक तरह से उन इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन इसका बनता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगेन कुछ और है। ये मुंतखब नुमाइंदे ये जाके लोगों को 500-500 रुपया, 1000 रुपया देके वोट लेके किस किस्म के मुंतखब नुमाइंदे हैं ये मुझे बताए ना। ये ओपन, ये कुछ छुपी हुई बात तो है। आपका इलेक्टोरल सिस्टम ही गलत है। आप लोगों को उठा के ला रहे हो, उनको घर भिजा रहे हो, उनको खाने खिला रहे हो और फिर कह रहे हो हमें वोट दो। दिस इज करप्शन। इंसान जब डेमोक्रेसीज में आता है वो अपने फ्री विल से आके वोट देता है। वो किसी को ये नहीं कि मुझे पैसे दो और मैं आपको वोट दूंगा। जो करप्शन स्टाफ है, इस चीज को आपने पहले कर्टेल करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप आ गए हैं कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपने सर्जरीज लगाई है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट गो टू द सर्जरी, और वहां फिर कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे। ये वही नुमाइंदे फिर आके कहते हैं हम इस्तीफा दे देंगे। और भाई तुमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूछा है कि तुम इस्तीफा दोगे? तुम तो उनका एक बड़ा कीमती वोट लेके बैठे हो यहाँ, तो वो उधर वो चले गए। तो हमारा जो एक डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट यही वजह है कि अवाम को हम पागल बना देते हैं कि वोट जिस दिन इलेक्शन होगा ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ जाएंगे, ये लैंड क्रूजर, गाड़ियां, हर चीज चली जाएंगी। इलेक्शन खत्म हो गए, हार गए, जीत गए, उसके बाद ना नुमाइंदा ना आप इस्लामाबाद बैठे हैं, नुमाइंदे अपने अपने रूरल एरियाज में। ये आपका डिस्कनेक्ट है, नंबर 1। उसके अलावा जब हम बात करते हैं, हर रियासत, पूरी रियासत दुनिया के अंदर पहचानी जाती है बाय ट्रैफिक। यस, देयर इज अ रिट ऑफ द गवर्नमेंट। रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर ही नहीं आती कहीं भी। आपका मोटरसाइकिल कहां जा रहा है, गाड़ी कहां जा रही है, पुलिस क्या कर रही है? व्हाट इज द ट्रैफिक पुलिस फॉर? व्हाट इज इट डूइंग? जिसको पकड़ा गया, गरीब आदमी जो अमीर आदमी की जरूरत की गाड़ी लेके निकल गया, वो निकल गया। व्हाई? ये अब जो सिस्टम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, ये कैमरे का, ये पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था, अब इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर रहे। गुड। जब तक आप इस तरह आगे नहीं जाएंगे, ये जो शऊर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, civic responsibility in a democratic, well, so-called democratic society, it emerges. ये overnight नहीं होता है, we have to take time. और जब तक आप टाइम नहीं देंगे, impatience दिखाएंगे, जिस मरहले पे आप चल रहे हो, it will go back and you will be into square one. तो मैं समझता हूँ इसमें करो और immediately
आप पुलिस जो है इसको इंडिपेंडेंट कर दो, इसके ऊपर पुलिस कमीशन बैठा दें, इंडिपेंडेंट कर दें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल हो, सेंट्रल हो, कोई भी हो, वो इसमें मुदाखलत कर सके। यही वजह है कि आपने पुलिस वालों को बेचारों को घर का नौकर बनाया हुआ है, वो प्रोटोकॉल पे लगे हुए, एंड देन दे गो बैक एंड दे नो नथिंग अबाउट द पुलिस फोर्स। सो वी नीड टू कट दिस आउट इस वे। आप एक मुजाहिद फोर्स कोई और ले आओ, उनको बना दो, बट डोंट टेक दीज पीपल एज योर पर्सनल सर्वेंट। लेकिन पूरी दुनिया में पुलिस इंडिपेंडेंट होती है। जी जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कुछ? जी मैंने कहा मैं मीर साहब की कतल कलामी की माजरत चाहता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में पुलिस इसी तरह इंडिपेंडेंट होती है जैसा कि मीर साहब फरमा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अब अहम सवाल यह है कि गवर्नेंस के हवाले से भी यह हुकूमत के लिए एक अहम सवाल है, और आज भी वजीर आजम साहब ने इस पर अपने तहफ्फुजात का और तशवीश का इजहार किया कि पुलिस के अंदर सियासी भर्तियां हुई जिसकी वजह से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा है। उसामा सती का वाकया अफसोसनाक वाकया हमारे सामने है। एक तो यहां पर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। हुकूमत उन रिफॉर्म्स के रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको हटाने के लिए कितनी पुरअज़्म है, एक, और दूसरा, आप चूंकि 2002 से आज तक आप सियासत का भी हिस्सा रहे, आप मीडिया का भी हिस्सा रहे, हम साथी भी रहे, कुलीग भी रहे, मुझे मालूम है, हम इकट्ठे रहे, हमने एक साथ काम किया। डॉक्टर साहब, इसलिए सवाल ये भी बनता है आपसे, एक बिल्कुल मुंतखब अवामी नुमाइंदे का किरदार क्या होना चाहिए, अवाम उससे क्या तवक्को रखते हैं, क्या पूछते हैं? शायद यही वजह है कि पीडीएम ने जब देखा कि वो इस्तीफे करती रही, लेकिन जब वो अपने हलकों में गए तो अवाम ने उनसे कहा कि हमने आपको क्या इसलिए भेजा है? देखिए, मुंतखब अवामी नुमाइंदे का किरदार, सबसे पहले तो किरदार क्या होना चाहिए, उससे पहले किरदार क्या होना चाहिए, ये दोनों बातें हैं। एक तो कि किरदार इलाके में, हलके में क्या होना चाहिए, और एक उसका अपना किरदार क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप इसलिए इलेक्शन जीत कर आए हैं कि आपने जितना पैसा लगाया है वो पैसा वापस लेना है, तो फिर तो आपका कोई किरदार ही नहीं है, आप तो किरदार से आरी हैं। और अगर आप इसलिए आए हैं कि आप अपने हलके में या अपने लोगों के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल हल करना चाहते हैं, तो फिर आप एक वाकई सियासत को इबादत समझ कर आए। अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, जैसा कि अभी पीजे मीर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही नहीं जाते। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे अभी आपकी रिकॉर्ड, इस वक्त लाइव प्रोग्राम हो रहा है, हमारे यहाँ पर एक हमारे भाई एक कैमरामैन है, इधर ही मौजूद है, वो मुझे बता रहे थे कि मैं आपके हल्के का वोटर हूँ, फला जगह से लाइन नहीं सही हुई है और उस जगह से पानी उबल रहा है, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनको बताया कि वहां पर एक गटर नहीं है, 3 गटर है, एक ट्रायंगल के अंदर 3 गटर बने हैं। आप जिस जगह की बात करें, इसका मतलब ये कि मैं, और ये आप पूछ सकते हैं आपके अपने कैमरे मैन, आप, इसका मतलब ये कि मैं अपने हलके की गली गली से वाकिफ हूं, मुझे पता है कहाँ काम होना है, कहाँ काम नहीं होना। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, और मैंने उनसे कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे फोन करना है, मुझसे रब्ता करना है, नंबर ले लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर नुमाइंदे दरमियान में रहेंगे लोगों के, और लोगों के, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम बुनियादी तौर पे तो आइन साजी है, कानून साजी है, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम नल खुलवा दें या सड़कें बिछवा दें। लेकिन चूंकि तरक्याती फंड हमको मिलता है और तरक्याती फंड में वजीर आजम की तरफ से मिल रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उस तरक्याती फंड का एक एक पैसा, एक एक रुपया, एक एक पाई उन जगहों पर लगे जिन लोगों के लिए वजीर आजम ने ये फंड जारी किया है, उसकी स्कीम बने और लोगों में उसके समरात आखिर तक पहुंचे। तो किरदार यही होना चाहिए कि आदमी एक तो करप्ट ना हो, बदउनवान ना हो, और बदउनवानी से दूर रहे, और उसका बैंक बैलेंस साफ हो, सामने हो। ये ना हो कि इलेक्शन से पहले इतना पैसा था और इलेक्शन के बाद इतना पैसा आ गया बैंक बैलेंस में। ख्वाजा आसिफ जैसा अकाउंट ना हो, ऐसा अकाउंट नहीं चाहिए हमको। तो अकाउंट हो तो सामने हो, गोशवारे हो तो सामने नजर आ रहे हो कि आमिर लियाकत साहब आपके कितने अकाउंट है बाहर, कितनी गाड़ियां आपके पास है, कितने बंगले आपके पास है, क्या आप करते हैं, आपका सब कुछ शफाफ और वाज़ेह होना चाहिए। आपकी 2 बीवियां हैं, एक बीवी को आपके साथ नहीं है, तो 2 बीवियां हैं, क्या करते थे आप उनके साथ, क्या आपके पास पैसा था, आपके बच्चों को आपने क्या दिया, आपने घर को क्या दिया आपने, ये सब चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। तब कहीं जाकर इंसान जो है वो नजर आता है कि आप बुनियादी तौर पे आप सही काम कर रहे हैं। ये है मुंतखब नुमाइंदे का किरदार। अब ये किरदार होगा, यही किरदार सामने नजर आएगा और आप देखेंगे कि उस किरदार के जरिए वो एक अच्छे अमल को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है अनवारुल हक काकड़ साहब, लेकिन सवाल ये है कि ये जो उसामा सत्ती वाला वाकया हुआ है, ये हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं। बड़ी हमें इसमें कोशिश करनी होगी, एफर्ट्स करनी होंगी, इन रिफॉर्म्स की तरफ हमें बढ़ना होगा, बहुत इसमें मेहनत दरकार है और बहुत फोकस दरकार है।
जाहिद साहब इसमें कोई शक नहीं है। मैं दोबारा आपको अर्ज कर दूं, देखें आपको अपना बेसिक गवर्नेंस का जो मॉडल है ना, उसमें लोकल गवर्नेंस जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है उसको बुनियाद बनाकर सर्विस डिलीवरी को हैंड ओवर करना होगा उसको। अगर हम मगरबी जमहूरी मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल हो, जेफरसोनियन डेमोक्रेसी हो, हर जगह पे जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर डेवलप हुई है वो मकामी सतह की जो हुकूमत है, सर्विस डिलीवरी का काम उनका है। जो नेशनल गवर्नमेंट्स है या नेशनल पार्लियामेंट्स है वो लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं जो बड़ी पॉलिसीज के चैलेंजेस और स्ट्रेंथ सामना हो रियासत की फॉरेन पॉलिसी है, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज है, डिफेंस पॉलिसीज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जो लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ है वो वहां से प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ये भी सर्विस डिलीवरी का, पर्टिकुलरली मैं सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिसिंग की बात कर रहा हूं, वो उसका हिस्सा होती है। और बहुत सारे जगहों पे वो भी थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस सामने आते हैं। यहां पे कातिल और गुंडे भर्ती हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब और जो सिंध हुकूमत के करता धरता है, इन्होंने जाती कातिल सीरियल किलर्स भर्ती किए। अब सीरियल किलर से जब आप इसकी क्लियरिंग करेंगे तो एक तो वक्त दरकार है और उनको ताबे बनाना लोकल गवर्नमेंट का, फिर लोकल गवर्नमेंट ने ये ब्रांडिंग देना कि वी आर नो मोर अ कॉलोनी, इट्स नॉट अ कॉलोनियल पावर। आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। पुलिस जो है वो रिलेट करे, आइडेंटिफाई करे, और इस मुल्क में हम एक छोटा सा कामयाब तजर्बा मोटरवे पुलिस की सूरत में कर चुके हैं। इसका मतलब है ये रिफॉर्म हो सकता है। विल की जरूरत है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और विल दोनों की जरूरत है, उस विजन की जरूरत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इमरान खान और पीटीआई और उसके एलाइड हम जितने हैं, इन सब में ये जो संजीदा एफर्ट है ये सिनर्जाइज हो जाए और इस सिनर्जी का फायदा आम पाकिस्तानी को हो और वो आम पाकिस्तानी तफाखुर के साथ, प्राइड के साथ बता सके कि उसकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है और उस नेशनल आइडेंटिटी की वो प्रोजेक्शन लोकल सतह पे भी कर सके और बैनुल अक़वामी सतह पे भी कर सके। ये डूएबल टारगेट है, ये अचीवेबल टारगेट है। मनफी क्रिटिसिज्म खत्म हो, हम सब अपनी एनर्जीज फोकस करें। ये जितनी भी इन्होंने तमाशबीनी की जो नुक्ताचीनी करते हैं, दरअसल वो इसलिए करना चाहते हैं कि उनके अंदर ये खौफ है कि कहीं ये तजर्बा कामयाब ना हो जाए। ये अगर कामयाब होगा तो इनकी जो नस्ल दर नस्ल सियासत है वो दफन हो जानी है और पाकिस्तान में एक आम शहरी जो है वो पॉलिटिकली एम्पावर होगा, वो सियासी शऊर के साथ, अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स के साथ सिटीजन वर्सेस स्टेट के रिलेशनशिप में चला जाएगा, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर देने की जिन्ना साहब ने कोशिश की थी। हमारे अकाबरीन, वरना तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सारे लोग एक गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे, सो गुजारते रहते। आजादी के हुसूल का जो असल मकसद था वो था ही ये कि रियासत वो वाली रियासत हो जिसको उसके शहरी ओन करे, उसके सिटीजन ओन करे और ओनरशिप के साथ दूसरी तरफ जो रियासती इदारे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों और हुकूक उसी अंदाज में अपनाएं कि एक ज्वाइंट ओनरशिप के साथ आप अपने आइडियल की तरफ बढ़ सकें। पीजे अमीर साहब, आपके ख्याल में ये जब हुकूमत इस्लाहात की तरफ जाती है या इस्लाहात पे नजर रखती है, इसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं उनके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तमाम इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा। एक इत्तेहादी तो जाहिर है अनवारुल हक काकड़ साहब भी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, लेकिन और भी इत्तेहादी होते हैं। जब आप जमूत के खिलाफ जाते हैं तो आपके इत्तेहादी भी सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो भी तो एक किस्म की रुकावट बनते हैं, क्योंकि उन्हें भी बाज इत्तेहादियों को तहफ्फुजात होते हैं। जब देखें जो इत्तेहाद हैं वो इसलिए बनते हैं कि वो लाइक माइंडेड होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल पीएमएलएन का एक अपना नजरियात है, पीपीपी का एक अपना नजरिया है। बात यह है कि इनके जो लोग हैं वो इधर जो माइंड सेट है आज जो है उनके इत्तेहादी नहीं बन सकते। क्यों? कि ये उनके भी नहीं इत्तेहादी बन सकते। सो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अब ये जो आज के इत्तेहादी हैं
ये लाइक माइंडेड है, ये और भी कहीं नहीं जाएंगे, इनके साथ रहेंगे। अब यहाँ बात आती है को वर्कर्स, दे हैव टू वर्क एज को वर्कर्स, तो ये आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। इत्तेहाद अपनी जगह है लेकिन खिदमत अपनी जगह पे है, इनके पास इंटेलिजेंस है, इसीलिए ये इन्होंने इनको इनकॉर्पोरेट किया अपने साथ। लेकिन आगे चलना है आपने एक ऐसे नजरिए से कि जिसका लॉन्ग टर्म इसका एक असर पड़े। हमारी अवाम बदकिस्मती से पॉलिटिशियंस ने खराब कर दी है कि हम ओवरनाइट चेंज लेके आएंगे। ओवरनाइट चेंजेस पूरी दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन नारे लगते हैं हमारे, कभी कोई रोटी कपड़ा हो गया, कभी कोई और नारा हो गया। ये नारे नहीं चलते। आपके दुनिया के जो पॉलिटिक्स है इसके डायनेमिक्स चेंज हो गए। अब सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। सो हमने इस वक्त वर्क करना है इकोनॉमी पे। आपकी ऑपोजिशन ये जो पीडीएम जो आ रही है ये इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए आ रही है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी भी जा रहे हैं, ये आपको अनस्टेबल करेंगे। फिर अगर फिर से हाइपोथेटिकली ये आते हैं तो विल दे बी एबल टू अफोर्ड दिस ये कहते हैं इंस्टेबिलिटी, और ये उसको करेंगे? डू यू रियली थिंक पीटीआई इनको करने देगी? नो। सो इसलिए हमें मिल के सोच के आगे चलना है, बिकॉज मिल के आप सोच के आगे नहीं चलोगे, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करोगे, आप रिफॉर्म्स भी नहीं कर सकते हो। क्यों? आपकी किटी में पैसा कोई नहीं। अब आप एक चीज में देखता हूं, इसमें भी नॉट रेलेवेंट है, आपका पूरा इंटायर मीडिया जो है वो सफर क्यों कर रहा है? इकोनॉमी बैठी हुई है, उसको एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं आ रहे। अब एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं आ रहे, वो तनख्वाहें नहीं दे रहे। अब बात यह है कि ये तो आपके सामने विजिबल है, ओपन विजिबिलिटी। तो आप बाकी देखो, बाकी इकोनॉमी कितनी सफर कर रही है। सो हमें अपने आप को स्टेबलाइज करना है। जब तक आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे, इनको बुलाएं, भाई ये भी पाकिस्तानी है, ये इन्होंने भी हुकूमतें की है, इनको बुला के बैठा के बात करें, भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें क्या जरूरत है कि रोडों पर निकल के व्हाट विल यू डू? कल अंडे की कीमत सस्ती हो जाएगी, आलू सस्ता होगा, टमाटर होगा, व्हाट इज इट? सो सिट डाउन। हमारे में पेशेंस नहीं है। यही मैंने पहले जावेद कहा था, हम जिस तरह गाड़ी की ट्रैफिक चला रहे हैं ना, यही आपका एक माइंड सेट चल रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में। चलो चलो जल्दी चलो, धक्का मारो, इसको हटाओ और आगे निकलो। अभी संजीदा हमें होना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। दैट इज द वे वी हैव टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। आमिर भाई, यकीनी तौर पे इससे पहले, आपकी हुकूमत से पहले तो टू पार्टी सिस्टम ही चल रहा था ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, मुस्लिम लीग न्यून की हुकूमत होती थी। आपकी हुकूमत बीच में आ गई, शायद इसीलिए नाकाबिले हजम हो रहा है, लेकिन चैलेंजेस तो हैं। आप आखिरी कमेंट में बताइएगा कि आप कितने पुरज़्म हैं कि आप जो अवाम की उमंगें हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे। देखिए, पहले तो मैं पीजे मीर साहब की बातों की वजह से बहुत पुरज़्म हूँ कि इन जैसे लोग जब रहनुमाई कर रहे हैं, और रहनुमाई करने वाले बहुत जानते हैं जो इस वक्त मरज की नौइयत जानते हैं और रूट कॉज जानते हैं। पता है, अभी कितने आराम से उन्होंने एक बात समझा दी आपको कि हमारे यहाँ बस ये है कि बस चलो भाई, चलो आगे धक्का दो भाई, चलो तुम आगे आओ भाई, चलो अब इसको आगे लेकर आओ। पर जज्बातियत बहुत है, प्रैक्टिकलिज्म नहीं है, उसको हमें लेकर आना है। हमें अमली बुनियादों पर लोगों को ये बावर कराना है कि देखिए ये हुकूमत अपनी जगह पर अपनी मयाद पूरी कर रही है, मुद्दत पूरी कर रही है। जहाँ गलतियाँ होंगी, लेकिन मईशत का पहिया तो ना जाम करें। मईशत का पहिया अगर चलता रहेगा तो सब कुछ होगा, जिसका जिक्र अभी पीजे मीर साहब भी कर रहे थे। तो मैं तो पुरज़्म हूँ। मैं कभी भी, जावेद भाई आप जानते हैं, हम सब ने साथ काम किया है, और मुझे तो आपसे बड़ी मोहब्बत भी है, और सियासत से भी है कि पेशावर के होते हुए भी आपने उर्दू की बड़ी खिदमत की है, और एक क्या साफ लबो लहजा आपका है, और आपने मेरिट पर, हमने तो आपको मेरिट पर ही देखा, मेरिट पर ही आया। तो हम पुरअज़्म है, हमारा अज़्म ये है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रास्ता यहीं से निकलेगा, रास्ता बंद जरूर है, लेकिन बंद रास्ते के आखिरी किनारे पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा है। और मुझे एक वाक़या याद आता है, एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा, कि सूरज जब गुरूब होने लगा, सूरज बादशाह, तो उसने गुरूब होते होते बड़े फख्र के साथ दुनिया की तरफ देखा और कहा कि है कोई जो मेरे बाद रोशनी कर सके? तो एक चिराग ने टिमटिमाते हुए कहा, हुजूर मैं कोशिश करूंगा। तो हम भी एक चिराग है, कोशिश करेंगे कि अंधेरे ना हो सके सूरज के गुरूब होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपका। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, कमेंट्स आपने मेरे लिए किए, कॉम्प्लीमेंट्स दिया, आपका उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकड़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आप हमारी इस गुफ्तगू में शामिल रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मुश्किलात हैं, लेकिन जैसे आमिर लियाकत हुसैन साहब ने फरमाया
کہ راستے کے آخر میں روشنی ہے، قوم کو پرامید ہونا چاہیے اور ان کی حکومت پرعزم ہے کہ وہ معاملات کو بہتری کی جانب لے جائے گی، وہ ملکی معاملات کو بہت بہتر کر دے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔